हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री जो ऐसे 10 क्वेश्चन को लिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गेस क्वेश्चन है जो कि बार बार ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है। यह क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे लिया गया है जो कि लघु उत्तरीय भी है और दीर्घ उत्तरीय भी है। देखिए इस वीडियो में हम पार्ट 1 लेकर आए जो कि 2024 का परीक्षा से मायने से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें आप पीडीएफ इसका कैसे लेंगे, तो पीडीएफ लेने के लिए आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं इसका पीडीएफ। तो पीडीएफ कहाँ से लेंगे, तो देखिए पीडीएफ लेने के लिए आपको 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए और इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लीजिए। देखिए इस पीडीएफ लेने के लिए आपको एक शर्त रखा गया है कि अगर आप पीडीएफ लेंगे तो एक बीच में वीडियो के बीच में कोड को बताया जाएगा, जिसको आप बताएंगे तभी आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के मायने से 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्टिव। तो चलिए आपका पहला क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये जो कि बार बार पूछा गया है क्वेश्चन को। तो देखिए आप कैसे इसका उत्तर लिखेंगे, देखिए मतलब सही और सटीक लिखना रहता है। यह दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है। यह क्वेश्चन मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, ये 2000 देखिए 2021 में भी यह क्वेश्चन को पूछा गया था और 2019 में यह क्वेश्चन को पूछा गया था और 2015 में यह क्वेश्चन को पूछा गया, 2012 में यह क्वेश्चन को पूछा गया, यानी कि ये 4 बार पूछा गया है। इसीलिए हम इस वीडियो में इसको लेकर आए हैं। तो चलिए मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या, आपको सही और सटीक लिखना है, यानी छोटा और सही में, जो कि 2 नंबर बिल्कुल आसान से मिल जाए। यानी कि देखिए कितने लोग होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन में मतलब एक लाइन में लिख कर आते हैं, तो वैसे भी नहीं लिखना है, इससे आपका 1 नंबर ही मिलता है, यानी कि काट दिया जाता है 1 नंबर। आप सही भी लिखे होंगे तो काट दिया जाता है, तो थोड़ा सा शब्द और बढ़ा दीजिए उसमें। तो चलिए कैसे हम लिखेंगे तो जानिए। बिलाय के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु, देखिए बिलाय की 1000 ग्राम में किसी पदार्थ की 1 ग्राम अणु है, घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे बिलाय के मोलर उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक स्थिरांक भी कहते हैं। देखिए क्वथनांक स्थिरांक भी इसको हम कह सकते हैं। देखिए कैसे आप याद करेंगे, ये बिलाय के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु, बिलाय के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने से इस तरह क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे बिलाय का उन्नयन स्थिरांक कहते हैं या क्वथनांक स्थिरांक कहते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ये 3 लाइन का है प्रश्न, ये 3 लाइन का है, जिससे आपको 2 नंबर तो बिल्कुल आसान है, इसे कोई भी काट नहीं सकता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि स्कंदन किसे कहते हैं, स्कंदन किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, तो इसको भी हम कहेंगे, इसको हम डबल स्टार देते हैं, ये आपको 2 बार ही पूछा गया है ये क्वेश्चन को। तो देखिए स्कंदन किसे कहते हैं, किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को, किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। इस विधि में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति कराया जाता है, जहां एक कण विद्युत उदासीन होते हैं और विद्युत उदासीन कणों के बीच के रूप में तल में इकट्ठे हो जाते हैं या स्कंदित हो जाते हैं। देखिए एक बार और रिपीट किया जाए, किसी भी कोलाइडी विलयन, क्या किसी भी कोलाइडी विलयन या क्या है, या किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया होगा, क्या लिखेंगे, किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। किसी भी कोलाइडी विलयन में अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्कंदन कहते हैं। चलिए इस विधि में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करा जाता है। इस विधि में ना कोलाइडी जो कण होता है उसके विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति कराते हैं, कहाँ विपरीत, उसके इलेक्ट्रोड के सेम विपरीत कराते हैं। जहाँ एक कण विद्युत उदासीन होता है वहाँ पर वो विद्युत उदासीन होता है और विद्युत उदासीन के कणों के रूप में तल में इकट्ठे हो जाते हैं या स्कंदित हो जाते हैं। बिल्कुल याद हो गया। चलिए आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, कि बार बार मैं कहूँगा कि पीडीएफ लेने के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले। बस एक वीडियो के बीच में कोड को बताया जाएगा, जिसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लें और इस नंबर पर संपर्क करेंगे और इस कोड को आप नीचे लिख दीजिएगा। ओके चलिए आगे हम कोड बताएंगे। चलिए
शोषण किसे कहते हैं? शोषण किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन के बार बार रिपीट किया गया है। देखिए शोषण किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों ही प्रक्रिया एक साथ संपन्न होती है उसे शोषण कहते हैं। यह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और शोषण क्या शोषण किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों ही प्रक्रिया एक साथ होती है। अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण या अवशोषण दोनों ही की प्रक्रिया साथ उत्पन्न होती है या संपन्न होती है, शोषण कहलाती है। बिल्कुल आसान हुआ। देखिए इसको हम एक बार ही, यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस परीक्षा से मायने से यह 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, पर ये 3 बार पूछा गया है, 3 बार। अब कब कब पूछा गया है मैं भी यह भी बताऊंगा। देखिए 2012 में यह क्वेश्चन को पूछा गया, तो इस बार तो बिल्कुल आसान है, पूछ सकता है। और 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया, और 2022 में भी यह क्वेश्चन को पूछा गया है। तो धातुमल क्या है? धातुमल क्या है दोस्तों? अयस्क में उपस्थित अधात्री के साथ द्वनांक संयोग करके जो द्रवशील पदार्थ बनता है उससे हम धातुमल कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अधातु, देखिए अधातु यहाँ पर होगा, सॉरी, अयस्क में उपस्थित अधात्री के साथ द्वनांक संयोग करके जो द्रवशील पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया? रवादार ठोस क्या है? देखिए रवादार ठोस यानी पता है क्या होता है? रवादार ठोस यानी क्या होता है? क्रिस्टल ठोस को ही रवादार ठोस क्या होता है? क्या क्रिस्टल ठोस को ही रवादार ठोस कहते हैं। जिसको इसका उदाहरण भी आपको बताना है। क्या उदाहरण भी बताना है? देखिए क्रिस्टलीय ये रवादार ठोस इसी को कहा जाता है। देखिए बेवदार ठोस ना, बेवदार ठोस ना, ये आपको होता है अक्रिस्टलीय ठोस का। किसका? अक्रिस्टलीय ठोस का। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन एक रवादार ठोस है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ज़्यादा पूछा जाता है, तो हम बिल्कुल ध्यान दें। तो इसका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर भी आप ध्यान दे दीजिए। चलिए रवादार ठोस पदार्थ वास्तविक ठोस होते हैं। क्या वास्तविक ठोस कहलाते हैं? रवादार जो क्रिस्टल ठोस पदार्थ होते हैं ना, वो वास्तविक ठोस पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम बता दें कि चीनी और लवण रवादार ठोस होते हैं। चीनी और लवण क्या होते हैं? रवादार ठोस होते हैं। चलिए क्रिस्टल ठोस पदार्थ में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। क्रिस्टल ठोस पदार्थ में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला क्या है? ठोस कणों का एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित दिग्विन्यास होता है। क्या एक बार और रिपीट किया जाए कि रवादार ठोस पदार्थ वास्तविक ठोस है, वास्तविक ठोस कहलाता है। उदाहरण के लिए चीनी और लवण रवादार ठोस होता है। क्या वो रवादार ठोस वास्तविक ठोस कहलाता है? देखिए आपका ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, और रवादार ठोस यानी कि वास्तविक ठोस को हम क्या कहते हैं? तो वास्तविक ठोस को ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, तो और कहते थे। देखिए क्रिस्टलीय ठोस ही कहते हैं, वास्तविक ठोस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। देखिए उदाहरण के लिए चीनी और लवण रवादार ठोस पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला क्या है? ठोस कणों का एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित दिग्विन्यास होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि नेटवर्क ठोस क्या है? यह तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस सभी को ना उदाहरण के सहित बताना। नेटवर्क ठोस हो गया, क्रिस्टलीय ठोस हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया, ये 2-3 प्रश्न है ना जो लगातार, इसको उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो देखिए नेटवर्क ठोस का भी एक नाम है, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। क्या? सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस भी आप कह सकते हैं। देखिए वैसे ठोस जिनके अणु के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बल रहता है उसे नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इस प्रकार के ठोसों के अवयकण सहसंयोजक बंधों में बंधे रहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? तो उदाहरण क्या है? हीरा, सिलिकॉन, कार्बोनाइट, क्वार्ट्ज। हीरा, सिलिकॉन, कार्बोनाइट, क्वार्ट्ज। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में ये कैसे पूछता है कि हीरा कौन सा ठोस पदार्थ है? क्या नेटवर्क ठोस पदार्थ है? क्या है क्रिस्टलीय? तो आपको थोड़ा सा ये जो 4 है ना उदाहरण, इसको आप ध्यान में रख लेना है ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को देखा जाए तो। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या वजह? समुद्र के अंदर गोताकार के श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम में मिश्रित रहता है, तो कारण बताइए, इसका कारण बताइए। तो चलिए आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी प्रयुक्त होता है। आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी उपस्थित रहता है, वही प्रयुक्त रहता है वही। चलिए हीलियम को ऑक्सीजन के
तनुकारी के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम रहती है। चूँकि रुधिर में यह बहुत कम घुलनशील होती है, इसलिए यह डिकम्प्रेशन को घटाती है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बचाएगी, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघटन क्या है। देखिए इस वीडियो में हम कोड बताने का कहे थे, तो इसमें क्या है कोड है, तो कोड है देखिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें। और कोड क्या है, देखिए इसका कोड है 301। 301 आपको लिख देना पड़ेगा, और सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिख देना जो भी सब्जेक्ट होगा, और इस नंबर पर संपर्क करें और कोड लिख दीजिए और सब्जेक्ट लिख दीजिए, आपका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघटन क्या है, एक एक उदाहरण है, इसका एक एक उदाहरण दे बताइए। तो ये वैद्युत अपघटन जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। जैसे NaCl, KCl, HCl, KMnO4 आदि, KMnO3 आदि। चलिए अब देखिए अगला दुर्बल वैद्युत अपघटन, इसका भी दोनों का एक एक उदाहरण बताना है। तो दुर्बल वैद्युत अपघटन के क्या स्थिति होता है, परिभाषा यह 5 नंबर का आपका पूछता है, प्रबल 5 मार्क्स का पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया है कि क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताए, यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर पूछता है, उसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। देखिए चलिए दुर्बल विद्युत अपघटन क्या है, दुर्बल विद्युत अपघटन पूछेगा वे विद्युत अपघटन जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत नहीं होते दुर्बल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। जैसे ही CH3 COOH and H3OH होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि हेनरी के नियम की सीमाएं, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, यह क्वेश्चन लगातार 5 बार प्रश्नों में पूछा गया, यानी कि देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, 5 बार यानी कि 5 साल पूछा गया ये लगातार प्रश्न है जो है हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम भी आपको याद कर लेना पड़ेगा, इसकी सीमाएं ज़्यादा ध्यान पड़ना पड़े। तो देखिए यह विलयन तनु विलयन के लिए लागू होता है। क्या हेनरी के नियम जो है ना ये केवल तनु विलयन के ही लागू होता है। चलिए दूसरा क्या है, यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो जाता है तो इस नियम का पूर्ण पालन नहीं करता है। अगर यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो जाता है तो यह पूर्ण पालन नहीं करता है। तीसरा क्या है, दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए। चलिए चौथा क्या है, गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनना चाहिए। गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई भी यौगिक नहीं बनना चाहिए। चलिए अपनी हेनरी के नियम की सीमा इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या पीडीएफ हम बताए हैं 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग आपको बताना है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग देखिए यहाँ पर 10 नंबर होगा, सॉरी गलती से टाइपिंग हो गया है। तो देखिए समय के साथ अभिक्रिया और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के दर को ही क्या कहते हैं। अब देखिए समय के साथ अभिक्रिया और प्रतिफल के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। इसका सही मतलब क्या था, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। चलिए देखिए अगर आप फिजिक्स का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप पीडीएफ लेने के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पे संपर्क कर आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।